क्या बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर आज आप ये कहने को तैयार हैं कि ये सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की गलती है कि 900 से ज्यादा इमारतों में लोग रह रहे हैं और उनकी जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की है और बीएमसी अपना काम पूरा कर चुकी है, आगे से बीएमसी को कोई जिम्मेदार न ठहराए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महापालिका की कोई गलती नहीं है या हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अकेली मुंबई महानगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है, महाराष्ट्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कुछ पॉलिसी बनाने के लिए और मुंबई को मदद करने की। बिल्कुल भनोट साहब, आप हमारे साथ आए, आप इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विकास, जरा आप ये बताइए कि आपके साथ जो वहां तो लोग मौजूद हैं, क्या उन्हें सरकार पर जरा सा भी भरोसा है कि सरकार उनकी जिंदगियों को महफूज रख सकती है? खास करके 900 से ज्यादा ऐसी इमारतें हैं जहां लोग जी तो रहे हैं लेकिन कभी भी मर सकते हैं। बिल्कुल अजय, देखिए यहाँ जो लोग थे वो इस मोह में थे कि उनके सिर के ऊपर की छत कहीं चली न जाए। भले ही वो जानते हैं कि वो खतरनाक इमारत में रह रहे हैं, लेकिन वो कभी इस इमारत को छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं थी, कोई ट्रांसिट कैंप नहीं बनाया गया था, इसलिए मजबूरन लोग यहाँ रह रहे थे। मेरे साथ इस समय एक शख्स जुड़ रहे हैं जिन्होंने अपना एक परिजन खोया है। ये काफी घंटे से यहाँ पर आकर मौजूद हैं और इंतजार में हैं कि कब इनके बुआ की लड़के की खबर इनको मिले। इनके बुआ का लड़का यहाँ पर बीती रात को आया था सोने के लिए। मैं उन्हीं से बात करता हूँ कि ये इंतजार कब से इनका चल रहा है, कब से इंतजार हो रहा है, कब ये आपको खबर आई कि ये इमारत ढह गई? 9 बजे मुझे पता लगा कि एक बिल्डिंग गिर गई है और जब हमने वहाँ पे पता किया तो हमारा बुआ का लड़का है, वो कल ही रात को गाँव से आया था, वो आके सोया है रात को इधर, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। कम से कम 100-200 आदमी लोग हम लोग परेशान है, अभी तक हमको उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। प्रशासन के लोग यहाँ पर हैं, पुलिस है, एनडीआरएफ है, इनसे आप लोगों की बातचीत हुई? क्या वो इन्फॉर्मेशन अंदर नहीं जाने दे रहे हैं? ठीक, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई जानकारी आप तक पहुंचाई जरूर जा रही होगी कि कितने लोगों को निकाला गया, उनके नाम क्या हैं? आपके नाम तो उनके लिस्ट लगाया हुआ, बाकी ऐसा कोई मालूम पड़ नहीं रहा अभी तक हमको कोई। अभी वहाँ हॉस्पिटल में भी हमारा 200-250 आदमी वहाँ जे में बैठे हुए हैं, वहाँ भी कोई इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिल रहा अभी तक। हाँ, तो अजय ये हाल है यहाँ के परिजनों का कि हादसा तो हो गया, उन्होंने अपने खो दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई सटीक व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिखती है कि उनके परिजनों की खोज खबर, उनके बारे में अपडेट्स इनको मिल सकें। कुल मिलाकर ये पूरी तस्वीर जो है एक बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट नजर आता है। और इसके बाद और भी कई लोग हैं जो पीछे की तरफ हैं, उस तरफ रोड के उस पार बैठे हैं, काफी गमगीन हैं और वो चूंकि इस समय बात करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि तहे दिल से वो चाहते हैं कि जो लोग अभी भी जिनकी खबर नहीं आई है मलबे से, वो जिंदा निकले, साबुत निकले और वो अपने परिजनों को वापस से मिल सकें। लेकिन ये उनकी उम्मीद कब पूरी होती है ये तभी पता चलेगा जब पूरा मलबा साफ कर लिया जाएगा और पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। अजय। विकास, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि आखिरकार किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के नाक के नीचे और वो भी साउथ बॉम्बे में ये स्थिति है जहां पर लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा कि उनके अपनों का क्या हाल है, जिंदा भी हैं या नहीं। और ये अकेली कहानी नहीं है, ऐसी कई कहानियां हैं। आइए एक और कहानी आपको दिखाते हैं। कल वो सुबह शाम को रात को 9 बजे घर से आया है, राजस्थान से गांव से कल रात को 9 बजे आया दुकान पे खाना खाया, खाना खा के बाद एक दूसरा आदमी आया था पहचान का, मारवाड़ी बाजू वाला, तो उन्होंने बोला कि ये हम बस अपन साथ में सो जाते हैं यो, तो उसका गोदाम है नीचे, बिल्डिंग के नीचे गोदाम है, तो गोदाम के अंदर सोने गया है। उसके बाद पता है सोने गया या नहीं गया भी पता नहीं है, बट अभी तक उसका कोई आया नहीं है इधर वापस। उसी बिल्डिंग में वो गोदाम है जहाँ पे जैन कैटरेस का अपना ये टेंट का बंदा है और वहाँ पे डेकोरेशन का, वहाँ पे वो आदमी के साथ में सोता है। वो अभी पक्का मालूम नहीं है, ग्राउंड फ्लोर में है, पर अभी तक हमको भी सब जगह पे पता लगा दिया है सगे संबंधी के यहाँ पे, पर वो कहाँ पे भी नहीं है। 90% वहाँ पे ही है, अब उसका कैसा हालत है वो पक्का नहीं मालूम है। मेरा एक दोस्त था, उसका जवाई है और उसकी लड़की है, उसके 2 बच्चे हैं। अभी उसके जवाई को निकाले और एक लड़की को निकाला। अभी एक लड़की, उसकी लड़की और एक उसका बच्चा, दोनों माँ बेटी अंदर है, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। अभी मेरे रिलेटिव तो 3 लाइव निकाले गए हैं, वो ठीक ठाक है। अभी हॉस्पिटल से रिपोर्ट आया है कि वो 3 जन ठीक ठाक है, लेकिन मेरे और एक दादाजी है, नाना जी है, बाकी अंदर
वो अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। ये राहत का काम जो चल रहा है वो काफी धीमी गति से है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लोग के पास नहीं है। एक जगह अगर काम करने को जाए तो दूसरी जगह का काम बंद करना पड़ता है, क्योंकि आगे वाला कुछ धोखा नहीं हो जाए, जाने के स्लैब गिर न जाए। तो ये है स्थिति मुंबई की, वो शहर जो अपनों के लिए धड़कता है, जिसका दिल, लेकिन यहां पर प्रशासन ऐसा लगता है कि दिल विहीन होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि यहां मुंबई में सब कुछ एक जमाने में अच्छा हुआ करता था, लेकिन आज जो स्थिति है वो अपने आप में कुछ अलग तस्वीर प्रस्तुत कर रही है। जो हादसे हो रहे हैं मुंबई में, उसके लिए सिर्फ एक चीज जिम्मेदार है, ज्यादा से ज्यादा लोभ। और यहीं पर प्रॉपर्टी बिल्डर्स, बीएमसी के कर्मचारी और सरकारी एजेंसियों की मिली भगत की बात सामने आती है। बीएमसी में अगर एक चीज सबसे कम है तो वो है जमीन, और सबसे बड़ी दिक्कत है तो वो है सर के ऊपर छत। इसे पाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, मर भी सकता है अगर आप इस तरह की बिल्डिंग में रहें। तो ये पूरा नेक्सस कैसे काम करता है, आइए आपको दिखाते हैं। मुंबई में बिल्डर माफिया के सिंडिकेट ने अपने पांव किस कदर फैला लिए हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मुंबई में तकरीबन 16,000 अवैध इमारतें हैं, जिसमें करीब करीब 20 लाख लोग रहते हैं। मुंबई में अवैध निर्माणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक निर्देश दे चुका है, लेकिन बिल्डर माफिया का ये गोरख धंधा आज भी धड़ल्ले से चल रहा है। लोकल जो ग्राम पंचायत है, जो लोकल जिला परिषद हैं, छोटे टाउन है, वहां पर ये बिल्डिंगें धड़ाधड़ इलीगल बन रही हैं। दरअसल मुंबई में लगातार बढ़ रहे अवैध निर्माणों के पीछे बिल्डर्स और अधिकारियों की सांठगांठ है। बिल्डर्स अधिकतर चाल पुराने इमारतों के मालिकों से संपर्क कर उनसे जमीन खरीद लेते हैं और जमीन के एवज में उन्हें बिल्डिंग में फ्लैट्स दे देते हैं। लेकिन जब बिल्डर निर्माण करते हैं तब वो मुनाफा कमाने के लिए नियमों की अनदेखी कर देते हैं और अधिकारियों को रिश्वत देकर बिल्डिंग पास करा लेते हैं। लेकिन वो अपने खुद के फायदे के लिए कि काफी सस्ता मिल रहा है, क्योंकि वहां पर वो कोई एफएसआई का नॉर्म्स नहीं लगा रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का रूल्स रेगुलेशन नहीं लगा रहा है, उसकी कॉस्टिंग काफी कम आ रही है। तो कंज्यूमर भी उतना ही करप्ट हो गया है जितना कि डेवलपर, जितना कि ब्यूरोक्रेट्स और जितने के पॉलिटिशियन। बिल्डर घटिया तरीके से बिल्डिंग बनाकर मुनाफा कमाते हैं और फिर चंपत हो जाते हैं। लेकिन बीएमसी और दूसरी एजेंसियां भी ऐसी इमारतों पर गौर नहीं करती हैं और अधिकतर मामलों में ऐसी इमारतों को नोटिस तक नहीं भेजा जाता। गवर्नमेंट उल्टा ऑन द कॉन्ट्री इन सब इलीगल चीजों को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। उल्लासनगर उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है। मुंब्रा आज इतना सब मालूम होने के बावजूद भी 1000 बिल्डिंगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, एक दूसरा जीता जाता एग्जाम्पल। मुंबई हाई कोर्ट में एक एनजीओ की तरफ से दायर की गई याचिका के मुताबिक पिछले 20 महीनों में 6000 से ज्यादा अवैध इमारतों का निर्माण हुआ है। मुंबई और नवी मुंबई में 500 से ज्यादा ऐसी इमारतें हैं जिनके पास कोस्टल रेगुलेटरी जोन का क्लियरेंस नहीं है। बीएमसी के मुताबिक पिछले 1.5 साल के दौरान उन्हें अवैध निर्माणों की 21,011 शिकायतें मिल चुकी हैं। अवैध निर्माणों का ये काला धंधा मुंबई के तकरीबन सभी इलाकों में चल रहा है। नवी मुंबई में 36,000 से ज्यादा अवैध निर्माण है। मुंब्रा में 133 अवैध इमारतें हैं। वाशी में 83, नेरुल में 88 और तुर्बे में 55 अवैध इमारतें हैं। सवाल सिर्फ बिल्डर्स पर ही नहीं बल्कि उन बैंकों पर है जो अवैध निर्माणों पर लोन भी दे देते हैं। जर्जर और अवैध इमारतों के लिए बैंक लोन नहीं देते हैं, लेकिन जिन इमारतों को अवैध करार देकर तोड़ने का आदेश दिया जाता है उन इमारतों में फ्लैट खरीदने वाले ज्यादातर लोगों ने बैंकों से कर्ज लेकर फ्लैट खरीदा है और अब बैंक भी मान रहे हैं कि उनसे कहीं न कहीं चूक हुई है। मुंबई में अवैध निर्माणों के इस काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए अगर सरकार अभी नहीं जागी तो आगे चलकर इसे काबू करना बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। बीएमसी का काम मानो सिर्फ नोटिस चिपकाना ही रह गया है, जबकि जरूरी यह है कि नोटिस चिपकाने के साथ ही ऐसे अवैध निर्माण को खाली भी कराया जाए जो कि रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। और ऐसा नहीं है कि हाल सिर्फ मुंबई में है, देश के तमाम महानगरों में यही स्थिति है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ही हर साल ऐसी कई इमारतें हैं जो भरभरा कर गिर उठती हैं, तबाही मचती है, हाय तौबा मचती है, लोगों की जानें जाती हैं। उसके बाद अफसोस जाहिर किया जाता है, निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसी तरीके का बिल्डर नेक्सस दिल्ली और तमाम अन्य महानगरों में भी चल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली में क्या है हाल। दिल्ली में भी खस्ताहाल इमारतों की लंबी लिस्ट है जो कभी भी बड़े हादसों का सबब बन सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले पुरानी दिल्ली में तकरीबन 200 इमारतें खतरनाक हालत में हैं।
ऐसा नहीं है कि एमसीडी अधिकारियों को इसकी जानकारी न हो, लेकिन इंतजार शायद हादसों का है। हाल ही में 3 और 4 अगस्त की दरमियानी रात दिल्ली के चांदनी चौक में एक 5 मंजिला इमारत गिर गई थी। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। इस बिल्डिंग में दुकानें और दफ्तर थे और यहाँ करीब 150 लोग काम करते थे। इस हादसे के बाद खतरनाक इमारतों को लेकर एमसीडी के सर्वे पर सवालिया निशान लग गया था, क्योंकि चांदनी चौक में जो इमारत ढही थी वो खतरनाक इमारतों में शामिल नहीं की गई थी। एमसीडी समय समय पर सर्वे नहीं कराती है, बिल्डिंगों की जांच नहीं कराती है, जिसकी वजह से इस तरीके के हादसे होते हैं, जान-माल का नुकसान होता है। वहीं अगर एमसीडी की बात की जाए तो एमसीडी कहती है कि समय समय पर जांच होती है, बिल्डिंगों का सर्वे कराया जाता है और सर्वे के बाद जो बिल्डिंग खस्ता हालत में होती है उन बिल्डिंगों को तुरंत गिरा लिया जाता है या खाली करा दिया जाता है, ताकि जान-माल का नुकसान कम हो सके। हम बरसात से पहले इनका सर्वे करते हैं। जो भी बिल्डिंग डेंजरस होती है उसको देख के या उसे मरम्मत करने लायक हो तो उसे मरम्मत करने के लिए आदेश देते हैं। अगर इससे ज्यादा खतरनाक दिखाई दे तो उसे फिर इविक्शन का नोटिस देके खाली करा के उसे डिमोलिश किया जाता है। 6 जुलाई 2013 को पूर्वोत्तर दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत के ढह जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 15 लोग घायल हो गए थे। ऐसे हादसों के बाद एमसीडी बिल्डर्स को जिम्मेदार ठहराकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। कारपोरेशन सर्वे देखती है नक्शे से बन रहा है या नहीं बन रहा है। नक्शे से नहीं बन रहा है तो डिमोलिश कर दें, नहीं कर सकते उसे सील कर देते हैं। हम इमीडिएटली अगर कोई एक्शन नहीं लेते उसे सील कर देते हैं ऑनगोइंग स्टेज पे, ताकि उसको रेगुलराइज कराने की जो लिमिट है उसके अंदर अगर आता है तो उसको रेगुलर करवा लें। पूर्वी दिल्ली की 70% इमारतें असुरक्षित हैं। ये बात दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना ने खुद कही थी। यानी कि पूर्वी दिल्ली में लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इन घरों में रह रहे हैं। ये इमारतें इतनी कमजोर हैं कि कभी भी ताश के पत्तों की तरह भर-भरा कर गिर सकती हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस बारे में कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। एमसीडी के मुताबिक पुरानी दिल्ली में 25,875 मकानों का सर्वे किया गया, जिनमें 7 इमारतें खस्ता हाल हैं और कभी भी गिर सकती हैं, जबकि 6 इमारतों में खतरे की आशंका है। वहीं जानमाल के नुकसान की आशंका को देखते हुए 2 इमारतों को गिराया जा चुका है। दिल्ली के अंदर पीछे 2 बिल्डिंग ऐसी थी जिनमें क्रैक्स फील हुए और उसमें पहले बिल्डिंग को खाली करवा के उसको पूरा कॉर्डन ऑफ करके उनको डिमोलिश किया बिल्डिंग को। उधर सीपीडब्ल्यूडी ने भी राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार की 900 से ज्यादा रिहायशी इमारतों को खतरनाक घोषित किया है, जबकि 4,480 घर खराब हालत में हैं। सीपीडब्ल्यूडी के मुताबिक खतरनाक घोषित 328 घर मोहम्मदपुर में हैं, जबकि ऐसे 304 घर कालीबाड़ी मार्ग में हैं। खतरनाक घोषित 90 सरकारी आवास आरामबाग और चित्रगुप्त रोड पर हैं, जबकि 70 मकान लॉन्सर रोड पर हैं। कनॉट प्लेस के करीब मिंटो रोड परिसर में 67 और कस्तूरबा नगर में 20 मकान खतरनाक घोषित हैं। लोधी कॉलोनी, लोधी रोड कॉम्प्लेक्स, ईस्ट किदवई नगर, लक्ष्मीबाई नगर, सरोजनी नगर और एंड्रयूजगंज में ऐसी कई कॉलोनियां हैं जहां सरकारी आवासों को खतरनाक घोषित किया गया है। सीपीडब्ल्यूडी ने ये भी बताया कि लुटियंस जोन में अधिकतर बंगलों को भूकंप रोधी नए मानकों के अनुसार असुरक्षित पाया गया है। इन बंगलों में मंत्री, सांसद और जानी मानी हस्तियां रहती हैं। दीपक रावत, न्यूज नेशन। तो गौर फरमाइए, अगर आप इन इमारतों में रहते हैं जो कि पहले से ही खतरनाक मानी जा रही हैं, तो आपकी जिंदगी सिर्फ भगवान के हाथ में है। सरकार की कोई मदद आपको मिलेगी नहीं। रुकते हैं कुछ देर के लिए, वापस आते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।